नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। तो चले साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूं, ये एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा आरंभ की गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है कि एचपीएस मेंस की परीक्षा को हम तब तक पास नहीं कर सकते जब तक हमारी हिंदी की परीक्षा पास नहीं होगी। इसलिए आप लोगों की परीक्षा हिंदी की भी अच्छे से पास हो सके ताकि आप एचपीएस मेंस की परीक्षाओं को भी पास कर सकें। इसलिए सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये फ्री लेक्चर सीरीज चलाई है, अर्थात आपको निःशुल्क यहाँ पर रोज एक कक्षा दी जाती है जिसमें कि आपको एक विषय पढ़ाया जाता है। हिंदी व्याकरण संबंधित सारे के सारे विषय हैं और मात्र आधे घंटे में एक कक्षा को पूरा किया जाता है। तो जो विद्यार्थी इस कक्षा के साथ रोज जुड़ते हैं उनको इस कक्षा से लाभ भी मिल रहा होगा, और जो साथी इस कक्षा के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको इस कक्षा के बारे में अवगत करवाएं, अपने मित्रों तक इस कक्षा को साझा करें ताकि वो भी इस कक्षा के साथ जुड़कर इस निःशुल्क कक्षा का लाभ ले सकें। तो चलें आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। एक बार सभी इस कक्षा को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आरंभ करते हैं आज के विषय को। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों, आप सबको पता है कि विराम चिन्ह जैसे कि हिंदी में ऐसे चिन्ह विराम चिन्ह जिनको बोला जाता है, अगर हम अपनी भाषा की सार्थकता अर्थात कुछ कोई बात है अपनी या अपने भाव को स्पष्ट रूप से किसी को समझाना चाहते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा को प्रयोग करते समय जहां पर हम कहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं पर अधिक देर के लिए रुकते हैं, ठीक है, तो उस रुकाव को, उस ठहराव को दिखाने के लिए लिखित भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको वाक्य शुद्धि से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य की शुद्धि करनी होती है, तो वाक्य शुद्धि में कई बार उसमें वर्तनी अशुद्धि होती है और कई बार क्या होता है आपको कि विराम चिन्हों को गलत लगाया गया होता है या विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया होता है, जिसके कारण वो वाक्य गलत होता है। तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, और जब हमारा वो विराम चिन्ह लगता है तो उस वाक्य को तभी शुद्ध माना जाता है। और जब आप निबंध लिख रहे हैं या गद्यांश व्याख्या लिख रहे हैं, पद्यांश व्याख्या लिख रहे हैं, तब भी आपको इन विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विद्यार्थियों को लगता है कि विराम चिन्ह है, मतलब वो इतना ध्यान नहीं देते, आसान तो है विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, नाम भी नहीं पता है। जब सोचे हमें विराम चिन्हों का नाम नहीं पता है तो आप विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे कर लेंगे। इसलिए पहले हमें विराम चिन्हों का नाम पता होना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग पता होना चाहिए, विराम चिन्हों का महत्व पता होना चाहिए, तभी तो हम विराम चिन्हों के बारे में जान पाएंगे, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाएंगे। आपको पता है कि अगर विराम चिन्ह का प्रयोग हम गलत स्थान पर लगा देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे, आइए कक्षा में देखते हैं। तो पहले बात करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव, और ठहराव को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, देखें विराम चिन्ह क्या है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, उससे भाषा स्पष्ट होती है, अर्थवान होती है और भावपूर्ण होती है। आप ये विचार करें, सोचें कि हम बिना रुके किसी चीज को बड़ी जल्दी जल्दी से बोल दें तो उसमें भाव नहीं रहता है। जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको अच्छे से बात समझ में नहीं आएगी, ना ही उसको आपकी बात में कोई रुचि होगी। अगर आप पूर्ण रूप से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कहां पर हमें अधिक देर के लिए रुकना है, कहां पर हमें कम समय के लिए रुकना है, कहां पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग, अगर हम विराम चिन्हों के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा भावपूर्ण होती है और यह प्रभावपूर्ण होती है। दूसरा व्यक्ति हमारी भाषा से प्रभावित होता है क्योंकि हमें पता है हमें अपने भावों को कैसे व्यक्त करना। इसलिए कभी भी बोलते समय बहुत तेज तेज नहीं बोलना कि बड़ी जल्दी जल्दी से बोल रहे हैं कि हम थोड़े समय में बहुत कुछ बोल जाए, नहीं, ठहराव आवश्यक है। जब आप ठहर कर बड़े अच्छे से बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी सुनने में आनंद आता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह वही कि जब हम विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करते हैं तो भाषा स्पष्ट होती है, दूसरा व्यक्ति हमारी भाषा को अच्छे समझ पाता है, अर्थवान होती है भाषा। हमारी भाषा को मतलब देखो हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, अपने जो भाव है उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक
अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो मतलब अर्थ है हमारी भाषा का। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। तो जो हमारा अर्थ है, जिस कारण से हम बोल रहे हैं, वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को दूसरा व्यक्ति अच्छे से समझ सके, यही तो हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य की पूर्ति कब होगी? जब हम विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, भाषा भावपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर हम बहुत तेज तेज बोलते हैं किसी चीज को, तो उसमें निपुणता नहीं है कि हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, उसमें भाव समाप्त हो जाता है, आनंद नहीं आता सामने वाले को, अर्थात श्रोता को आनंद नहीं आएगा सुनने का। और वक्ता वही है जो बिल्कुल ठहराव से, बड़े सहनशीलता से और बहुत मतलब कि बहुत सहज तरीके से वार्तालाप करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मौखिक रूप से, मैंने आपको अभी बताया कि मौखिक रूप से जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो बीच में कहीं रुकते हैं, फिर जैसे मैंने अभी रुका है ना, बीच में कहीं रुकते हैं कि मतलब हमारा वाक्य पूरा हो गया, ये संकेत करते हैं। परंतु उसको लिखित भाषा में हम कैसे व्यक्त करेंगे उस ठहराव को? विराम चिन्हों के माध्यम से। कहां पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? वो लिखित भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और उचित स्थान पर अगर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ होगा। कैसे? अभी उदाहरण से आपको बताता हूं। ठीक है, विराम चिन्ह आपको पता लग गया है। ठीक है, उसके बाद देखो विराम चिन्ह का प्रयोग। विराम चिन्ह के प्रयोग की बात करें तो यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। जो समक्ष हमारे व्यक्ति है, अर्थात जो श्रोता है, वो हमारी बात को अच्छे से समझ नहीं पाता है, असमर्थ रहता है हमारे भाव को समझने में। ठीक है, देखिए आपके पास ये वाक्य है, एक वाक्य को 3 प्रकार से प्रयोग किया गया है। इस वाक्य को हम कैसे बोलेंगे? रोको मत जाने दो। अब मैंने इस वाक्य को बोला रोको मत जाने दो, तो अब सामने वाला व्यक्ति है वो क्या अर्थ लेगा इसका? मैं क्या बोलना चाहता हूं, रोको मत जाने दो, तो उसको क्या समझ आएगा? वो व्यक्ति को जिसको मैं कह रहा हूं वो रोकेगा कि उसको जाने देगा। अर्थात इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। श्रोता मेरे भाव को समझ नहीं पाएगा जब मैंने अगर इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। अब देखें, इसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, रोको मत जाने दो, है ना। अब इस वाक्य में क्या हो गया? रोको मत जाने दो। अब मैंने क्या बोला? रोको मत जाने दो। तो दूसरा व्यक्ति समझ गया कि उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है, तो मैंने क्या बोला? रोको मत जाने दो। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति, भाव स्पष्ट हो गया ना मेरा। अब दूसरा व्यक्ति समझ गया कि क्या बोला मैंने? रोको मत जाने दो। तो अब वो क्या करेगा? जिस व्यक्ति को मैं रोकने के लिए कह रहा हूं वो उसको रोक देगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखें, अब विराम चिन्ह को क्या किया हमने? दूसरे स्थान पर प्रयोग किया। देखो, रोको मत जाने दो। अब देखो अर्थ बदल गया। विराम चिन्ह देखें, यहां पर क्या है? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम यहां पर रोको के बाद प्रयोग किया तो अर्थ कुछ और हो गया। रोको मत जाने दो, तो मतलब रोकने के लिए कहा गया, और यहां पर रोको मत जाने दो, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। सिर्फ एक अल्प विराम के गलत स्थान पर या सिर्फ अल्प विराम का स्थान परिवर्तन करने से ही अर्थ में परिवर्तन आ गया। वाक्य का अर्थ भिन्नता आ गई अर्थ में, और जहां पर विराम चिन्ह प्रयोग नहीं किया वहां पर हमारा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यही विराम चिन्हों का महत्व है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलें फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको विराम चिन्ह बताता हूं और उन विराम चिन्हों का नाम बताता हूं, उन विराम चिन्हों को क्या कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये तो पता है कि विराम चिन्ह है। ठीक है, सिर्फ एक पूर्ण विराम का उन सबको पता होगा कि ये पूर्ण विराम है, उसके बाद और किसी चिन्ह का मुझे नहीं लगता कि स्पष्ट रूप से पता होगा। अगर हमें विराम चिन्ह का पता ही नहीं है तो प्रयोग कैसे करेंगे फिर, है ना। चलो तो देखते हैं। पहला हमारे पास है अल्प विराम चिन्ह। इसको बोला जाता है अल्प विराम चिन्ह, जिसे कोमा कहते हैं। कॉमा यहां पर इंग्लिश में इसीलिए लिखा गया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। कॉमा, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। और अल्प विराम चिन्ह की बनावट ये है। ठीक है, कॉमा दिखाई दे रहा है, ये अल्प विराम चिन्ह ऐसे बनता है, कॉमा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अर्ध विराम चिन्ह, जिसको सेमी कॉलन बोला जाता है। तो अर्ध विराम चिन्ह इस प्रकार से बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैंने आपको बता दिया, ये पूर्ण विराम चिन्ह जहां पर वाक्य समाप्त होता है। ये बताऊंगा मैं अभी कहां कहां पर इन चिन्हों का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया उपविराम। उपविराम कहा जाता है कॉलन को, ये 2 बिंदियां कॉलन इसको कहा जाता है। ठीक है, उपविराम। उसके बाद आ गया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये भी सबको लगता है स्पष्ट ही है, ऐसे होता है। और कहां पर प्रयोग होता है आगे बात करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह
ये भी भली भांति सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कोष्ठक। कोष्ठक कहा जाता है ब्रैकेट्स को, ये कोष्ठक, ठीक है। किसी भी प्रकार की ब्रैकेट होगी तो वो कोष्ठक के अंतर्गत ही आती है, कोई भी ब्रैकेट होगी तो उसको कोष्ठक ही कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह देखें किस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह हमारा ऐसे होता है, ठीक है, लाइन जिसको हाइफन बोला जाता है उसको योजक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको चिन्ह बना के भी दिखा दिए, इस प्रकार से सारे के सारे ये चिन्ह होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इनको कहा जाता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास जिसको कहा जाता है, इस प्रकार से होते हैं। और ये इकहरे दोहरे होते हैं, ठीक है, जहां पर एक ये देखो इस प्रकार से होते हैं, ये दोहरे अवतरण चिन्ह है, ये इकहरे अवतरण चिन्ह है। उसके बाद हमारे पास आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इसको संक्षेप पूरक चिन्ह भी कहा जाता है, संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाघव चिन्ह में क्या होगा, इस प्रकार से जीरो, ठीक है, जीरो, छोटी सी जीरो बनती है लाघव चिन्ह। उसके बाद हमारे पास आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहा जाता है और इस प्रकार से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको साइन ऑफ फॉलोइंग बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन इसको बोला जाता है, ये अंडरलाइन, अंडरलाइन तो सबको पता है, रेखांकन चिन्ह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह इसको कहा जाता है, ये ऐसे डैश डैश डैश, ये हमारे पास क्या हो गया, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह इसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये कॉमा कॉमा कॉमा, है ना, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। उसके बाद हमारे पास आ गया विस्मरण चिन्ह, इसको हंसपद चिन्ह भी कहा जाता है और त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है, इस प्रकार से होता है ये हंसपद चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। उसके बाद हमारे पास आ गया अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है, एस एस एस। अब एक एक कर जो हमने चिन्ह देखे हैं, अब आपको नाम स्पष्ट हो गए हैं, इन नामों को याद कर लीजिएगा। जब हिंदी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी भाषा में आप बात कर रहे हैं तो चिन्हों को ऐसे बोलना, ये मतलब कोमा लगा दो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो, नहीं, वहां पर अर्ध विराम क्या लगाना है, हमने अर्ध विराम लगाना है, अल्प विराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, तो चिन्हों का भी पता होना बहुत आवश्यक है। अब हमें नाम स्पष्ट हो गए, तो अब हम देखते हैं इनका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। पहला हमारे पास आता है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जिसको कॉमा कहा जाता है, जहां पर थोड़ी देर के अल्प विराम, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, अल्प। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। तो अल्प विराम चिन्ह कहां पर होता है, जहां पर विराम मतलब रुकना, जहां पर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है उसको अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। बोलते बोलते या बोलते बोलते हम रुकते हैं ना बीच बीच में, जो थोड़ा सा जो ठहराव है उसको बताने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लिखित भाषा में, ठीक है। और एक से अधिक वस्तुओं को दिखाने के लिए, एक से अधिक वस्तुओं की जब बात की जा रही होगी तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अब देखिए इसमें एक से ज्यादा राम जी की बात की गई है, सीता जी की बात की गई है, राम, सीता, लक्ष्मण, और हम रुके ना, क्योंकि हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रुके कि राम, लक्ष्मण, सीता, तो विराम दे रहे हैं ना, तो उसको अल्प विराम कहा जाएगा, एक से अधिक वस्तुओं को दिखाने के लिए, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। उसके बाद मैंने भारत में पहाड़, नदियां, झरने और क्या, पहाड़, नदियां, झरने, पेड़, पौधे, अब ऐसे में बोलता जाऊंगा तो उसमें क्या आ जाएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता जाएगा। पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत, कि मैंने भारत में नदी, खेत, झरने, नदी, खेत, झरने, पहाड़, ये सब कुछ देखा, है ना। अब मैं इसको ऐसे बोलूं, मैंने भारत में नदी, पहाड़, खेत, झरने देखे, मैंने भारत में नदी, पहाड़, खेत, झरने देखे, तो खत्म ना। अब मैंने भारत में नदी, पहाड़, झरने, खेत देखे, अब इसको, अब भाव समाप्त हो गया। जब हम इसको बोलेंगे मैंने भारत में नदी, पहाड़, झरने, खेत, इमारत, ये सब कुछ देखा, तो भाव आ रहा है, एक एक चीज को स्पष्टता आ रही है कि क्या क्या चीजें देखी गई, तो अल्प विराम चिन्ह के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला चिन्ह जो आता है उसको बोला जाता है अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर अधिक रुकना पड़े। अर्ध, अल्प से अधिक, अर्ध मतलब पूर्ण, उसके बाद आता है आधा, फिर उसके बाद आता है अल्प, ठीक है। तो अर्ध विराम क्या होता है, अल्प से थोड़ा ज्यादा जहां पर रुकना होता है वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली मां ने ले लिया। अब देखो, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली मां ने ले लिया, तो यहां पर कौन सा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। उसके बाद देखें, सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। ठीक है, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। ठीक है, तो यहां पर रुके ना, सूर्य उदय हो गया, मतलब सूर्य उदय हो गया, फिर अगला वाक्य शुरू हुआ, तो यहां पर अर्धविराम चिन्ह का। और अर्धविराम चिन्ह कैसे होता है, याद रखिएगा, ये अर्धविराम चिन्ह, ये नहीं कि हर जगह बस अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते रहें, कहीं जहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन होती हो अल्प विराम और अर्धविराम में कि कहाँ यहां पर कौन सा लगेगा, तो वहां पर अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है अधिकतर। ठीक है, कि जहां पर पता न लगे यहाँ पर अर्धविराम लगेगा कि अल्प लगेगा, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे, ठीक है, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत या वाक्य को पूरा करने के लिए अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य है, वाक्य समाप्त हो जाता है तो समाप्ति को दर्शाने के लिए, समाप्ति को दिखाने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम खाना खाता है, वाक्य समाप्त हो गया। मोहन स्कूल जाता है, वाक्य समाप्त हो गया। राजा, राम का दोस्त मोहन है। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो वाक्य समाप्त हो रहा है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह किसे कहा जाता है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, कथन को अलग दिखाने के लिए। देखो, जैसे कि प्रदूषण एक अभिशाप, तो यहां पर मतलब किस पर, मतलब कि अलग से दिखाया गया प्रदूषण को, तो प्रदूषण यहां पे महत्वपूर्ण है। प्रदूषण को हमने देखना है यहां पर, विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण एक अभिशाप, समझ आ गया। तो यहां पर क्या है, वाक्य को अलग दिखाने के लिए कि मतलब इसमें प्रमुखता किसकी है, इसकी, प्रदूषण की और विज्ञान की है। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखते हुए हम फिर क्या करेंगे, विज्ञान को ध्यान में रखते हुए वरदान या अभिशाप की बात करेंगे, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक अभिशाप की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन जिसको कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इनको व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। कई हमारे पता क्या, अधिकतर विद्यार्थियों के दिमाग में क्या है कि विस्मय, जहां पर सिर्फ हैरानी होगी वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, नहीं, अपना जहां पर भी भाव प्रकट किया गया है, किसी प्रकार का भाव स्पष्ट किया गया है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। भाव के अंतर्गत भय भी आ जाता है, शोक भी आ जाता है, चिंता भी आ जाती है, प्रसन्नता भी आ जाती है, हैरानी भी आ जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी प्रकार के भाव को स्पष्ट करने के लिए। देखो, जैसे हाय, ठीक है, हाय वह मर गया, मतलब दुख प्रकट किया गया है, तो हाय के साथ विस्मय आदि वाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आह कितना सुहावना मौसम है, मतलब यहां पर प्रसन्नता प्रकट की गई, आह कितना सुहावना मौसम है। उसके बाद वाह कितना सुंदर वृक्ष है ना, वाह मतलब प्रसन्नता प्रकट की, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। ठीक है, प्रसन्नता प्रकट की गई है। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी प्रसन्नता प्रकट की गई है। जब घृणा, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, तो छी घृणा प्रकट करने के लिए। ठीक है, तिरस्कार करने के लिए, छी छी कितना गंदा व्यक्ति है, तिरस्कार के लिए वहां पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से करुणा, वही करुणा की, हाय कितना कितना भयानक दृश्य है ये, तो मतलब करुणा या दुख प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर इस चिन्ह का मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी अगर हम अपने भाव स्पष्ट कर रहे हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जिसको कहा जाता है, और इसका प्रयोग तो आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जहां पर
प्रश्न पूछा जाता है। और जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न को दिखाने के लिए कि हाँ कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे कि वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोष्ठक, ब्रैकेट। ब्रैकेट का प्रयोग कहां पर होता है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। अब देखें, अगर मान लीजिए मैं इसको कोष्ठक का प्रयोग नहीं करता हूं, ठीक है, और इसको ऐसे लिख देता हूं, विश्वामित्र क्रोध में, देखो क्रोध में नहीं, विश्वामित्र ठहर जा। अब देखो कि मतलब कि इसमें क्या किया गया है, हमने कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया, विश्वामित्र ठहर जा। तो इसका अर्थ क्या बना कि विश्वामित्र, कोई व्यक्ति कह रहा है कि विश्वामित्र को ठहर जा, है ना, परंतु यहां पर स्पष्टता दी गई है। तो स्पष्टता क्या दी गई है, कोष्ठक का प्रयोग कर कर कि यहां पर बताया गया है विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, अर्थात यहां पर विश्वामित्र क्रोध में कांप रहे हैं और उन्होंने कहा है ठहर जा, अर्थात विश्वामित्र किसी को ठहरने के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोष्ठक का ये प्रयोग है। भाव स्पष्टता के लिए यहां पर व्यक्त किया गया है, कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर, तो स्पष्ट किया गया है धर्मराज कौन सा, पड़ोसी वाला धर्मराज नहीं, जो आपका पड़ोसी धर्मराज है वो वाला नहीं, यहां पर बात की गई है युधिष्ठिर की। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बोला गया है धर्मराज युधिष्ठिर की बात की गई है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को बोला जाता है हाइफन। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है समस्त पदों के मध्य में। समस्त पद अर्थात हम जैसे विलोम शब्द बोलेंगे, है ना, विपरीतार्थक शब्द हो गए, तो उनमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, है ना, तो यहां पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह जोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को कहा जाता है, इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो चिन्ह होते हैं किसी की दो, पहले हम दोहरे, मैंने पहले बताया था दोहरे और इकहरे अवतरण चिन्ह है, पहले हम दोहरे चिन्ह की बात करेंगे। दोहरा चिन्ह होता है जब किसी की कही हुई बात को वैसे के वैसे जब लिखा जाता है बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, तब वहां पर इस शब्द जो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अवतरण चिन्ह का। तुलसीदास ने सत्य कहा है, प्राधीन सपनों सुख नाही। अब मान लीजिए आपको ये वाक्य सीधा दे दिया जाए और आप ऐसे वाक्य को लिख के आ जाओगे तो गलत माना जाएगा वाक्य, जब तक आप इसमें इन्वर्टेड कोमास का, अवतरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तुलसीदास ने सत्य कहा है, यहां पर फिर आएगा अल्प विराम, उसके बाद अल्प विराम के बाद फिर अवतरण चिन्ह आरंभ होंगे और अवतरण चिन्ह यहां पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राम, ये आगे बात करते हैं इसकी, इकहरा अवतरण चिन्ह दोहरा हो गया। अब इकहरा अवतरण चिन्ह क्या है, इसका प्रयोग किसी कवि का उपनाम, कविता या रचना, पुस्तक का नाम दिखाने के लिए प्रयोग जब दिखाया जाता है, लिखा जाता है, अर्थात किसी कवि का उपनाम लिखा जाता है तो इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। किसी कविता की रचना, किसी कवि की रचना लिखी जाएगी, कोई भी रचना लिखी जाएगी तो वो इसी चिन्ह में लिखी जाएगी, इकहरे अवतरण चिन्ह में। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो दिनकर को क्या किया गया है, उनका उपनाम है, इसलिए इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास है, तो गोदान को क्या किया गया है, इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। अग्निपथ, अग्निपथ रचना है हरिवंश राय बच्चन की, तो अग्निपथ को क्या किया गया है, इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो रामचरितमानस को इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जिसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है, और हैरानी की बात है कि आज तक हम इस चिन्ह का प्रयोग नहीं जान पाए और इसके स्थान पर कुछ और ही प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया, लाघव मतलब छोटा, किसी बड़े
तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध या फिर अप्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखो यहां पर लिखा गया डॉक्टर, और हम कैसे लिखते हैं, डॉक्टर लिखना होता है ना तो ऐसे लिख देते हैं ना डॉक्टर, ये डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं ना, और जैसे पंडित लिखना है तो ऐसे डॉट लगा देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो डॉक्टर का प्रयोग ऐसे लिखा जाता है डॉक्टर, और ये लिखा जाता है पंडित। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह या संक्षेप में कर दिया ना, पूरा डॉक्टर लिखने से बचने के लिए हमने क्या किया, संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, और ऐसे थोड़ा सा जीरो बनाया जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जीरो बनाएंगे। और इंजीनियर देखो इस तरह से लिखा गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जब भी आप हिंदी में आप उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इन शब्दों को लिखते हैं, तब आपको इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करना है, शून्य के रूप में, जीरो के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है विवरण चिन्ह, जिसको आदेश चिन्ह कहा जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य अंश में कुछ विषयों, कुछ सूचक निर्देश आदि देने, कुछ सूचना देने के लिए, निर्देश देने के लिए, निर्देश सूचक चिन्ह, तो विवरण देने के लिए या निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आम के निम्न फायदे हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना, आम के निम्न फायदे हैं, कौन कौन से हैं, फिर आगे जाके लिख देंगे ये फायदे हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, नीचे आ जाएंगे। और वचन के 2 भेद होते हैं, नीचे आ जाएंगे, कौन कौन से भेद है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, कि मतलब आगे इसका विवरण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया रेखांकन चिन्ह, जिसको अंडरलाइन बोला जाता है। तो अंडरलाइन रेखांकन चिन्ह किसी शब्द या पद, जो वाक्य में शब्द या किसी पद को अलग से दिखाने के लिए जो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे हाईलाइट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो जैसे ये वाक्य है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। ठीक है, यमुना नदी क्या करती है, पृथक करती है। तो अगर हम इस शब्द को ऐसे ऐसे वाक्य में लिख रहे हैं, तो ये सामान्य सा वाक्य लिख रहा है, इस वाक्य में किसकी बात की गई है मुख्य रूप से, तो वो कैसे स्पष्ट होगा, अंडरलाइन करके। किसकी बात की गई है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी, तो यमुना नदी पर प्रभाव आ जाएगा, यमुना नदी पर। ठीक है, गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो किसकी, गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा, इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर हम गोदान को ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये कह रहे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके बाद आ गया, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। अब देखो यहाँ पर मैं बरगद के पेड़ को क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। तो मतलब किसमें किसका मुख्य रूप से संकेत किया गया, किसकी ओर, बरगद के पेड़ की ओर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास रेखांकन चिन्ह। उसके बाद आता है लोप सूचक चिन्ह या पदलोप चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह देखा, आपको याद होगा जब आप 10th क्लास में थे और प्रसंग व्याख्या लिखते थे, है ना, तो प्रसंग व्याख्या लिखने से पहले जिसके आप जिन पंक्तियों की प्रसंग लिख रहे हैं उसको लिख देते थे आप, है ना। पंक्तियों के कुछ शुरुआत के शब्द लिखते थे यहाँ पर, फिर डॉट डॉट कर फिर जो लास्ट वाले शब्द थे उसको लिख देते थे, मतलब पूरी लाइनें नहीं लिखते थे। तो क्या उस जो डॉट डॉट होते थे ना, उसको कहा जाता था पदलोप चिन्ह, जो डॉट थे। अब देखो जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम ने मोहन को गाली दी, आगे इसको पदलोप कर दिया गया है। कौन सी गाली दी, ग्वाली को पदलोप कर दिया गया है। मैं सामान उठा दूंगा पर, आगे पदलोप हो गया। सामान उठा दूंगा पर, आगे जो बात है उसको लोप कर दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया ना। जैसे कि हम लिखते थे ना, जैसे मान लो कविता है, सूरज का दरवाजा खोल धीरे धीरे, हाँ, पूरब का दरवाजा खोल धीरे धीरे सूरज गोल। तो मान लो ये कविता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करनी है, तो हम क्या करेंगे, पूर्व का, आगे डॉट डॉट, धीरे धीरे लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है, मान लो ये हो गया, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, पदलोप कर दिया ना, मतलब यहां से लेकर, मतलब यहां से शुरू होकर यहां तक हमारी जो व्याख्या होगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पदलोप। उसके बाद आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है कि पुनः उक्ति, रुक्ति मतलब पुनः उक्ति, कोई सी बात को बार बार लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोमा, जैसे ये देखो, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, आगे रमेश फिर से आएगा तो रमेश नहीं लिखेंगे, हम रमेश को क्या किया, हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया। रमेश के पिता का एक किसान है,
ठीक है, तो ये आ गया। आगे फिर आ गया रमेश बड़ा अच्छा बच्चा है, रमेश अच्छे से खेलता है, रमेश अच्छे से पढ़ता है। तो जितनी बार रमेश आता जाएगा उसके नीचे नीचे हम क्या कर देंगे, इस चिन्ह का पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह और हंस पद चिन्ह जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस ये कौन सा चिन्ह होता है, जब किसी वाक्य को लिखते समय हम कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस शब्द को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम जाएगा, भूल गया मथुरा लिखना है, तो इस चिन्ह को ऐसे प्रयोग कर देंगे, हंस पद चिन्ह बना देंगे और यहां पर लिख देंगे मथुरा, है ना। और हम ऐसे प्रयोग करते हैं, जैसे लिखते हैं ना कोई शब्द ऐसे करके यहां पर लिख देते हैं मथुरा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम, राम जाएगा, तो इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परंतु ये गलत है, ये हंस पद चिन्ह है। ठीक है, ये इस प्रकार से चिन्ह बनेगा। ठीक है, और वहां पर ये शब्द लिखा जाएगा, श्याम डैश में रहता, मतलब श्याम रहता है, कहां रहता है, गांव में। ठीक है, इसको बोला जाता है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। उसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। हमने हर जब वर्ण विचार पढ़ा था उसमें मैंने आपको हर्षव, दीर्घ और पलुत बताए थे। तो पलुत कौन सा था, पलुत मतलब दीर्घ उच्चारण, हर्षव से 3 गुना समय जिसको लगता है बोलने में, पलुत स्वर थे ना वो। तो उसमें क्या होता है, उसका चिन्ह मैंने बताया था आपको एस एस एस, है ना। आपको उदाहरण भी दी थी कि जैसे ओम लिखते हैं हम, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये मतलब दी उच्चारण को दीर्घ करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे लिख देंगे, है ना, ओम, तो दीर्घ उच्चारण करने के लिए, तो इसको बोला जाता है दीर्घ अवतरण चिन्ह। ठीक है, उसके बाद आता है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसको इक्वल बोलते हैं, बराबर बोलते हैं ना, बराबर की इक्वल है। तो इक्वल मतलब किसी चीज को किसी के बराबर दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 9, 9 मतलब 9 कैसे होते हैं, ये 9, 9 किसके बराबर है, 7 + 2 9। ठीक है, 5 + 4 ये क्या हो गए, ये 9 हो गए। सोना देखो कितने बराबर है, 60,000 रुपए। ठीक है, अभी तो 1 लाख हो गया है, तो ये 60,000 रुपए लिखा है, इसको 1 लाख भी कर सकते हैं। उसके बाद 10 रुपए, 10 मतलब रोटी कितनी, 10 की 2 रोटियां बराबर, तो ये बताया गया उसके तुलना सूचक। उसके बाद निर्देश आ गया। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है, एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग यहां पर भी किया जाता है, किसी की बात को बताने या उदाहरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बात को बताने, जैसे अध्यापक, तुम जा सकते हो, तो अध्यापक की बात को बताने के लिए, ठीक है, उदाहरण देने के लिए, जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये चीज यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो साथियों ये थे हमारे आज के विराम चिन्ह, और आशा करता हूं आपको विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे, और इन विराम चिन्हों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य करेंगे, अपनी परीक्षा में भी अवश्य करेंगे। अगर आप विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। आपको पता है ये जो नंबर कटते हैं ना परीक्षा में, क्यों कटते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हमें 3 नंबर दिए गए निबंध में, हमें 4 नंबर निबंध में दिए गए। ठीक है, तो जब आप उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे, शब्दों का सही से प्रयोग नहीं कर रहे, लेखन दोष है आप में, तो कहां से नंबर देगा आपको जो एग्जामिनर है। ठीक है, इसीलिए हर जो आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं उनको सुधारते जाएं, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार जिन विद्यार्थियों ने इस कक्षा को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा। उनको भी सूचना दे दीजिए कि रोज ये कक्षा 7 बजे से लेकर 7:30 बजे होती है, जिसमें कि आपको हिंदी व्याकरण के विषय पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और हमारे व्याकरण के कई विषय हो भी चुके हैं, अब जो थोड़े से विषय बचे हैं उसके बाद हम निबंध, प्रसंग, इस पे निबंध पे बात करेंगे, गद्यांश, पद्यांश, ये सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस कक्षा के बारे में जरूर सूचित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।